जय हिंद। जियोग्राफी का जो पहला इंट्रोडक्शन है वो तो हो गया है और इंट्रोडक्शन में बता दिए हैं कि मतलब क्या क्या पढ़ना है। जियोग्राफी में 4 चीज़ बताए थे। सबसे पहले तो हम जो सबसे पहले पढ़ना है एस्ट्रोलॉजी, टोपोग्राफी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, चारों बताए हैं। तो इसमें हम जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं और जियोग्राफी में भारत की इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। बताए हैं कि जियोग्राफी जो 2 प्रकार की है, एक तो वर्ल्ड जियोग्राफी है और एक तो इंडियन जियोग्राफी है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी तो बाद में पढ़ाएंगे, सबसे पहले भी इंडियन जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं। तो इंडियन जियोग्राफी जब पढ़ा रहे थे इसमें भी बताया है कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। जो इंडियन ज्योग्राफी बताए हैं उसमें भी बताया है कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो इससे पहले जो मैं इंट्रोडक्शन दिया था उसमें इंट्रोडक्शन में दिया था हमें कि ये भारत जो है, भारत का जो विभाजन है फिजिकली, इसका जो विभाजन है 4 प्रकार से है। इसका जो विभाजन है ये हम उस दिन 4 प्रकार से बताए थे कि भारत का जो भूगोल है उसको 4 प्रकार से पढ़ना है। तो 4 प्रकार से जो बताए थे उसमें बताए थे ये जो यहाँ से ये पूरा हिमालय है, यहाँ तक ये जो है ये पूरा मतलब ये इधर से इस पार पूरा हिमालय है, ये मैदानी भाग है और यहाँ ये पठारी है। यहां तक आ जाता है पठार, पूरा आधा गुजरात यहां तक। और ये जो है हमारा तटीय क्षेत्र है, ये जो है पूरा तटीय क्षेत्र है। देखिए ये तटीय क्षेत्र नहीं, ये पूरा बांग्लादेश से घिरा है। शायद हम पहले वीडियो में बोल दिए कि यहाँ भी तटीय क्षेत्र, ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये तटीय क्षेत्र नहीं, यहीं तक तटीय क्षेत्र हमारा है। यहाँ से इसके बाद पूरा बांग्लादेश, इसके बाद नीचे से म्यांमार आ जाता है। यहाँ पे शायद कुछ गलत हुआ है, तो वो नहीं है, यहीं तक तटीय क्षेत्र है हमारा। और यहाँ पे अपना प्रायद्वीप है, अंडमान निकोबार इधर है और इधर क्या है, लक्षद्वीप है। तो ये जो 4 तरीके हम लोगों को पढ़ने हैं, तो ये हिमालय है, ये भी पर्वत है, ये भी चट्टान है, ये भी पठार है, तो ये भी चट्टान है। तो ये बताइए कि इसमें जो सैनिक का मूवमेंट अच्छा तरीके से हो सकता है या इसमें सैनिक का मूवमेंट अच्छा तरीके से हो सकता है। जैसे हमारे देश की जो सेना है उसको चलने में जो कारगर साबित होगा वो यहाँ पे इससे अच्छा यहाँ पे चल सकती है या इससे अच्छा यहाँ पर चल सकती है। अरे भाई ये प्लेन है और ये पठार है, और पठार उसे कहते हैं जो 1000 मीटर से ऊपर हो और वो ऐसे शंकुधारी ना हो। जो शंकुधारी होगा 1000 मीटर से ऊपर होगा वो पर्वत होगा, और जो इस तरह होगा वो क्या होगा, पठार होगा, और 1000 मीटर से ऊपर होना चाहिए। अगर पर्वत जो ये पठार है 1000 मीटर से नीचे है, 600-700 मीटर है या 400-500 मीटर है, तो उसे मैदानी भाग माना जाता है। जैसे क्या है कि जो मध्य भाग है ना, तो इधर से जो की श्रेणी है वो उठी है इस तरह 400 से 500 मीटर ऊंची है, फिर इसके बाद ये समतल हो गई है, ऐसे हो गई है कि ये जो है इतना 400-500 मीटर है, इसके बाद समतल हो गई, तो इसे नहीं माना जाता है पठार या पर्वत या पठार उसे माना जाता है जो लगभग 1000 मीटर हो और दोनों ओर से हो। जो पठार हो दोनों ओर से ऐसे उठेगा और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा, और इसकी जो औसत ऊंचाई होनी चाहिए लगभग 1000 मीटर, वही 1 किलोमीटर। तो 1000 मीटर होनी चाहिए। तो इस तरीके से होगा, जो इस तरीके से होगा वह पठार होगा, वह क्या होगा, पठार होगा, और 1000 मीटर इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। अगर जैसे ही 1000 मीटर से ऊंचाई इसकी कम कर दी जाती है, 500 से 700 मीटर हो जाती है, तो ये जो है ना ये मैदानी भाग माना जाता है। अरे आप लोग देखते हैं गांव में जो ऊंचे ऊंचे रहते हैं मिट्टी के टीले टाइप, तो वो जो टीले टाइप है ना, कुछ दूरी तक देखेंगे तो ये तो समतल रहते हैं, कुछ दूरी तक वो समतल रहते हैं, तो उन्हें जो है मैदानी भाग कहा जाता है। लेकिन जो पठार होते हैं वो 1000 मीटर से ऊपर होते हैं, 1000 मीटर से ऊपर होते हैं, तो वो क्या आते हैं,
पठार होते हैं। समझ में आ रहा है नहीं? तो उसे ही पठार कहा जाता है। तो जो सैनिक का मूवमेंट हम बता रहे थे भी, जो सैनिक का मूवमेंट है हमारी सैनिक यहाँ से अच्छी चल सकती है, मतलब यहाँ पर अच्छी चल सकती है या यहाँ पर अच्छी चल सकती है। यहाँ से उसको गोली बारूद चलाना आसान होगा, यहाँ से आसान होगा चलाना। बताइए, यहाँ पे जो पर्वत है इस तरह पर्वत है, तो यहाँ पर घाटियों में आना जाना है। यहाँ पर कोई घाटी नहीं है, ऐसी कोई मतलब नई घाटी जिसमें से ज्यादा मूवमेंट करना हो। लेकिन यहाँ पर बर्फ इतना ज्यादा है कि सैनिक, सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पर, ट्रांस हिमालय में सियाचिन ग्लेशियर है, वहां पर -55 डिग्री होता है। तो आप बताइए हमारे सैनिक कैसे सर्वाइव करते हैं? तो जो जानकारी हमें मिलती है कि इसको अलग पढ़ना है, यहाँ पे अलग जानकारी दी जाएगी, यहाँ इसको अलग पढ़ना है, इसको अलग जानकारी दी जाएगी, इसको अलग पढ़ना है, इसकी जो जानकारी है वो अलग दी जाएगी। तो सैनिक का जो देखिए, यहाँ पे सैनिक हमारा बहुत मेहनत करना पड़ता है। सैनिकों को यहाँ पे चलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, यहाँ पे बहुत पैसा भी खर्च होता है। और ये जो पीओके है पाकिस्तान ने ले लिया है, यहाँ से यहाँ तक जो है, देखिए पीओके जो है ना, इसका जो नक्शा बनता है ये ऐसे बनता है, ऐसे है नहीं, ये है ऐसे नक्शा बनता है इसका, ऐसे जो है ऐसे बनता है, यही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पे सैनिक का मूवमेंट अच्छा नहीं होता। लेकिन भाई अब हमारे देश का भाग है, यहाँ तक तो जो है अक्साई चीन है। चीन ने जो 1962 में हमला हुआ था उसी के तहत इसको उसने, ये 3% है, इसको चीन ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो यहाँ पर सैनिक बहुत मेहनत करना पड़ता है, समझ रहे नहीं? और इधर जो है ये तो पठारी भाग है, यहाँ पर इतना ज्यादा मूवमेंट करना पड़ता नहीं है। आप देखते हैं कभी भी इधर कोलाहल होता है। और फिर ये अपने भारत का भाग है, ये भी भारत का भाग, लेकिन इधर पाकिस्तान की सीमा जो लगती है इसके तहत देखिए, हर सीमा पे हर देश के साथ विवाद होता है, हर सीमा पे हर देश के साथ विवाद होता है। लेकिन हमारे देश के साथ पाकिस्तान और चाइना कुछ ज्यादा ही विवाद चलता है, तो वो अलग मैटर है, वो तो नक्शा का बात हो जाता है, पॉलिटिकल बातें हैं, फिर वो नक्शे में आ जाता है। तो ये जो है चाइना का, ये जो सैनिक का मूवमेंट है यहाँ पर अच्छा नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, यहाँ पे कम करना पड़ता है। अब बताइए कि जो दर्रे बनाए जाते हैं हमारे भारत में, दर्रे जो हैं, अरे जिनसे गाड़ियां पास होती हैं, दर्रों का मतलब होता है कि वहां से लगभग जो 4 लेन 5 लेन 6 लेन बनता है ना, कम से कम उतनी चौड़ाई हो। आप कभी भी रोड पे जो चलते हैं तो कभी देखते हैं 2 लेंथ होगा, सिंगल लेंथ होता है, 4 लेंथ होगा, 3 लेंथ कभी नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। या तो 2 लेंथ होगा, या तो 4 लेंथ होगा, या तो सिंगल लेंथ होगा, या तो 8 लेंथ होगा, 6 लेंथ हो सकता है। समझा रहे कि नहीं? दो वो जो चलते हैं लोग, तो लगभग जो दर्रा होता है वो लगभग 4 लेंथ 6 लेंथ तक होता है, तो उसको दर्रा बोला जाता है। तो वो कहां पर काट कर आसान बनाया जा सकता है? यहां पर काट कर मतलब बनाया जा सकता है आसान तरीके से, या यहां पर दर्रा काट के बनाया जाता है आसान से? बताइए। इसका जो निर्माण हुआ है, अरे भैया ये जो है ना, इसका जो निर्माण है 16 साल पहले हुआ है। और ये देखिए कि इसका जो निर्माण हुआ वो ज्वालामुखी से हुआ है। जैसे देखिए ज्वालामुखी बहुत 16 करोड़ साल पहले जो ज्वालामुखी आई थी यहाँ पर जो ज्वालामुखी उत्पन्न हुई थी, इसी से मतलब जो लावा निकले थे वो जमकर इतना मतलब मजबूत हो गए हैं ना, इतना मजबूत हो गए हैं कि इसको तोड़ना आसान नहीं होता है। लेकिन इसका जो निर्माण हुआ तो ज्वालामुखी से हुआ नहीं है। वो तो ये जो पैंजिया और पैंथालासा था, ये जब टूटा तो इसमें किसके बीच में, यही इसको तेथिस सागर नाम दिया गया। इसको जो तेथिस सागर नाम दिया गया, तो इसका जो निर्माण हुआ, इसका निर्माण तो मिट्टियों से हुआ है ना, मिट्टियों से हुआ है। और ये जो जिस मिट्टी से इसका निर्माण हुआ वो मिट्टी उस समय गीली थी। और उससे पहले उस साइड जो था ट्रांस हिमालय पहले से ही बना है। इस देखिए हिमालय का भाग ही जो है ट्रांस हिमालय है, लेकिन ट्रांस हिमालय का भाग जो ये है ना, ये वाला ऊपर वाला भाग अंगारा लाइन का, इसी में उसका निर्माण हो गया था। और इसका निर्माण जो है 14 करोड़ साल पहले हुआ है। यूरेनियम 235 के तहत ही चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है, जिसके तहत हमारे वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि ये जो है ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय में जो है जोड़ा जाता है, लेकिन ये उससे पहले ही बन चुका था। ये जो हमारा हिमालय है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इससे पहले ही वो ट्रांस हिमालय बन चुका था। ये तो जब ये गोंडवाना ने जिससे टकराया तब हिमालय का निर्माण हुआ था ना।
तो ये बताइए कि हम जो दर्रा है काट कर बनाना यहाँ पर आसान पड़ेगा या यहाँ पर दर्रा काट कर बनाना आसान पड़ेगा? देखिए इसका निर्माण जो भारत में हुआ है, हम पहले ही बोल चुके हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ साल का कोई मतलब नहीं ज्योग्राफी में, इसी तरह पार हो जाता है। अब सोच रहे हैं कि ये 16 करोड़ साल पुराना है। तो जो ज्वाला, मान लीजिए जो भट्ठा में ईट डाला जाता है, भट्ठा में ईट डाला जाता है, तो जो ईट डाला जाता है भट्ठे में, तो वो जो कच्चा ईट होता है, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि वहां पे जो लोग रहते हैं जिन्हें रांची बोला जाता है, तो वो लोग जो होते हैं कच्चे ईंटों का सरिया कर जो है, मतलब परतदार सरिया कर उसका जो है घर बना लेते हैं। तो जो भट्ठे में ईट डाली जाती है, भट्ठे में जो ईट डाली जाती है तो वो पकता है, तो क्या वो पानी से गल जाएगा या उसको आप तेजी से तो तोड़ देंगे? बताइए, जो भट्ठे में ईट डाला जाता है उसे क्या आप, वो लाल जब हो जाता है तो क्या आप उसे उसी तरह तोड़ सकते हैं जिस तरह उस कच्चे को तोड़ सकते हैं? ये बताइए। तो वो जो लाल वाला ईट हो जाता है जिसे पका ईट कहते हैं, उसे आप उस तरह नहीं तोड़ सकते हैं जिस तरह आप कच्चे ईट को तोड़ सकते हैं। तो उसी कच्चे, भले ही ये भी चट्टान है, ये भी चट्टान है, लेकिन वो उस कच्चे ईट के समान है ये। इसीलिए यहीं पर सबसे लंबी सुरंग, चेनानी सुरंग जो है उसको काट कर बना दिया गया है। जोजिला सुरंग, मतलब बहुत से दर्रे हैं, दर्रे भी हैं, सुरंग भी हैं। तो कहाँ काट के बनाना आसान होता है? इस हिमालय में, यहां पर काट कर बनाना आसान होता है। लेकिन यहाँ पर 16 करोड़ साल पुराना है, यहाँ पर खनन ही नहीं होता है। और हम आपको बता दें कि इसके अंदर जिस दिन भी मशीन आ गई इसको तोड़ने की, अभी यहाँ जो इसको तोड़ने की मशीन है वो नहीं आई है। इस चट्टान को जिस दिन तोड़ने की मशीन आ गई अंदर तक, देखिएगा यहाँ भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पैदा होगा। क्योंकि इसलिए पेट्रोलियम ज्यादा पैदा होगा, ये जो है ना ज्वालामुखी जब उत्पन्न हुई थी तो यहां पर बहुत से वृक्ष दबे थे, बहुत से जंतु मरे होंगे, बहुत से वृक्ष दबे होंगे। देखिए जो पेट्रोल का निर्माण होता है ना, वो जीवाश्म से होता है, जीवों के से होता है। वो बहुत जब दबे रहते हैं, दबे दबे, हम जब आपको ज्वालामुखी पढ़ाएंगे उद्गार तब हम बताएंगे कि वो कैसे दबता है, तो फिर पेट्रोल कैसे बनता है, फिर वही ज्वालामुखी के रूप में कैसे परिवर्तित होता है, फिर उसका उद्गार होता है। वो ज्वालामुखी चैप्टर आएगा तो उसमें बताएंगे। तो यहाँ पे जब ज्वालामुखी उत्पन्न हुई थी तो यहाँ पे बहुत जनसंख्या मरी होगी उस समय। उसमें अरे आज ही से मनुष्य थोड़ा है, बहुत दिन पहले से है। तो यहाँ पे भी बहुत से वृक्ष मरे, बहुत से मतलब वृक्ष दबे होंगे, बहुत से जानवर दबे होंगे। जैसे डायनासोर हो सकता है, यहाँ पे डायनासोर रहा हो, डायनासोर दबा हो। तो आप बताइए, डायनासोर बहुत बड़ा था, तो डायनासोर जब बहुत बड़ा था तो वो दबेगा तो उससे पेट्रोलियम बनेगा कि नहीं? जीवाश्मों से ही पेट्रोलियम बनता है, समझा रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे पेट्रोलियम बनेगा कि नहीं? तो जिस दिन ये खोदने का, जैसे देखिए यहीं पे मुंबई हाई है, इसी से तेल निकलता है कि नहीं? मुंबई हाई यहीं पर है, तो यहां से तेल निकलता है ना। तो ये जो निकलता है तेल, इसी जीवाश्म के कारण ही तेल निकलता है, जीवाश्म के कारण ही तेल निकलता है। तो यहां पर भी है तेल, यहां पर भी तेल है, और निकलेगा जिस दिन मशीन तोड़ने की आएगी उस दिन जरूर यहां से कुछ ना कुछ निकलता है। जैसे कोलार की खान से यहीं से निकलता है सोना ना, कोलार की खान से, इसी पठारी भाग से सोना निकलता है हमारे भारत में ज्यादातर। वो कहाँ निकलता है? ये पन्ना से एक हीरा निकला था, अब उसके बाद तो फिर कहाँ ज्यादा हीरा निकलता, लेकिन सोना यहीं से गोलकुंडे की खान से, जो केजीएफ मूवी बनी है वो उसी की बनी है, और यहीं पे कर्नाटका के पास है, तो उसी में से निकलता है। तो क्या है, दबा हुआ तभी तो इसका जो निर्माण है तेल का, पेट्रोलियम का, डीजल का, यहाँ पर देखिए इस क्षेत्र में जो यहाँ पर विशाखापट्टनम के पास है, यहाँ पे गैस का बहुत बड़ा भंडार पाया गया है। इस विशाखापट्टनम वाले भाग पर गैस का बहुत बड़ा भंडार पाया गया है। तो जहां तेल रहता है वहीं पे गैस रहता है, समझ रहे हैं ना? तो ये जो तेल है जरूर यहां से तेल निकलेगा। तो अभी इसको तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यहां पर इसको तोड़ना आसान है, इसीलिए यहां पे सुरंग निकाल दी जाती है। अब बताइए कि जो नदियां निकलती हैं, ये जो नदियां हैं वर्ष भर बहती रहती हैं, लेकिन ये नदियां हैं जो प्रायद्वीप भारत की वर्ष भर बहती नहीं है। ये क्यों नहीं बहती हैं, ये क्यों बहती है, आगे रिवर चैप्टर आएगा तो उसमें पढ़ाएंगे। यहाँ तो रिवर चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो सारी नदियों के बारे में बताना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा हल्के से बता देते हैं कि जो नदियां हैं बर्फ के ऊपर भी डिपेंड रहती हैं। ये जो इसकी चोटी जो है यहाँ पर बहुत बहुत ऊंची, औसतन ऊंचाई यहाँ की एक चोटी का जो है, यहाँ के एक पर्वत चोटी जो है उसकी जो औसत ऊंचाई है ना वो 6000 मीटर है, औसत ऊंचाई।
जैसे किसी व्यक्ति को आप बोल देंगे कि औसतन 10 रोटी खाते हैं, तो ज्यादातर कितने खाएंगे? हो सकता है 15-16 खाएं, 20 खाएं। तो जो इस हिमालय पर्वत में जितने भी चोटियां स्थित है ना, उसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। 6000 मीटर उसकी औसत ऊंचाई है, समझना ना। तो ये जो पर्वत है ऊंचे ऊंचे, तो इन पे जो बर्फ है 65 मीटर ऊपर जाने पर, हर 65 मीटर ऊपर जाने पर -1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। मतलब -1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। तो आप सोचिए 6000 मीटर है तो कितना होगा, सोचिए कितना ऊंचाई पर होगा वो। तो ये जो है बर्फ यहाँ पर आता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊंचा है ही नहीं। पठार है तो कितना होगा? 1500-1600, बहुत जाएगा तो 2200 जाएगा, तो कितना है ऊंचा? उतना तो होता ही नहीं है। बर्फ पिघलता, उसमें बर्फ आएगा, जमेगा ही नहीं, न बर्फ जमेगा ना। यहाँ पे जो नदियां वो सतत वाहिनी होंगी, लेकिन ये सतत वाहिनी होती है, सतत वाहिनी नहीं होती है। सतत वाहिनी का मतलब होता है वर्ष भर। जो सतत वाहिनी नहीं है, तो जो वर्ष भर नहीं बहता उसे असतत वाहिनी कहते हैं। जो वर्ष भर नदियां बहती हैं उन्हें सतत वाहिनी कहते हैं। तो ये नदियां जो है वर्ष भर बहती हैं, पानी से के साथ रहती हैं, ये नहीं रहती हैं। तो इसमें ये बताना है कि यहाँ की नदियां कचरा ज्यादा लाएंगी या यहाँ की नदियां कचरा लाएंगी ज्यादा, ये बताइए। यहाँ की नदियां कचरा ज्यादा लाएंगी या यहाँ की नदियां कचरा लाएंगी ज्यादा, बताइए। देखिए ये कितने साल पुराना है? 16 करोड़ साल पुराना है। ये वाला जो है 16 करोड़ साल पुराना है, और ये कितना है? 11 करोड़ साल पुराना है। और इसकी जो चट्टान है इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है। जैसे आपने भी देखा होगा फिलहाल 2020-21 के समय में उत्तराखंड में पहाड़ टूट गया और बहुत से लोगों की जान भी गई। इधर भी कभी सुने हैं क्या पहाड़ टूटता है? या इधर पठारी भाग में क्या भूस्खलन होता है? यहाँ पर सुनेंगे हर समय उत्तराखंड में भूस्खलन, चाहे इधर कुछ न कुछ होता रहता है, कुछ न कुछ होता रहता है। क्यों होता है? यही कारण है। तो ये नदियां कचरा ज्यादा लाएंगी या ये नदियां कचरा ज्यादा लाएंगी? ये हिमालयी नदियां जो हैं ये कचरा ज्यादा लाती हैं। कभी सुना है कि इधर का कोई सबसे बड़ा डेल्टा है? कोई नदियां ज्यादा बहुत बड़ी डेल्टा बनाती है, लेकिन ये नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ये नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ये इन नदियों का, जैसे जब उत्तराखंड का पहाड़ टूटा तो बहुत से पर्वतों को तोड़ कर ले गया होगा, चट्टानों को बहुत बड़े तोड़ कर ले गया होगा। तो ये जो नदियां चट्टानों को तोड़ कर लाती हैं, ये नदियां चट्टानों को नहीं तोड़ पाती हैं। समझ में आ रहा है नहीं? तो अभी हम नदी चैप्टर से हल्का से बताते हुए शुरू करते हैं, उसके बाद इस हिमालय को बता रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं? तब इस हिमालय को बता रहे हैं। देखिए जैसे जो पठारी भाग की नदी थी, देखिए यहाँ पे हल्का सा नक्शा बना देते हैं, यहाँ पर बताते रहेंगे, समझते रहिएगा। ये तो सारा प्रॉब्लम मेरा ये कि नक्शा मेरे से नहीं बनता है, पता नहीं क्या। देखिए रफली समझ लीजिए। तो ये क्या है? हमारा पठारी भाग है, ये हमारा हिमालय है, ये मैदान है, ये हमारा क्या है? तट है। तो हिमालय से जब नदी निकलती है ना, हिमालय से, तो वो क्या है कि पर्वतीय भागों से निकलती है। तो आप अक्सर मूवियों में देखते हैं कि पानी जो चलता है पर्वत पर वो छिछला टाइप में चलता है। छिछला मतलब पानी उसी में चलता रहेगा, उसमें जो है पत्थर दिखता रहता है। पानी आता रहेगा, पत्थर दिखता रहता है। तो ये जो है, ये जो पर्वत है, इस पर्वत पर से क्या होता है कि नदियां आ रही हैं। आप इधर पर्वत बना ही देते हैं, ये पर्वत है, इस पर से नदियां आ रही हैं। तो ये जो नदी है इस पे चलती है, तो यहाँ पे तो कुछ ज्यादा काट नहीं पाती, लेकिन यहां से जब चलती है, इस पर्वत से जब चलेगी, पर्वत से नदी जब चलेगी तो
कुछ ज्यादा वेग से आएगी कि नहीं? ये बताइए, ये इस हिमालय पर से नदी को गिरना है, हिमालय पर से नदी को गिरना, चाहे इधर से गिरती है, इधर से जो नदी गिरती है, इधर से जो नदी गिरती है, हम एक बता रहे हैं कि मतलब हिमालय पर से गिरना है। नदियां अक्सर यहीं से निकलती हैं, यहां से निकलती हैं। तो ये बताइए कि जब ऊंचे हिमालय से नदियां गिरेंगी तो अपने साथ चट्टानों को तोड़कर लाएंगे कि नहीं? तो जब नदियां निकलती हैं तो उनका सबसे ज्यादा वेग कहाँ रहता है? उनका सबसे ज्यादा वेग, मान लीजिए गिर रही है किसी पर्वत से, तो यहां पर सबसे ज्यादा उसका वेग होगा, नदियों का सबसे ज्यादा वेग यहीं पर होता है। जो यहां से जल गिरता है ना, इसका जो इसका जल गिरता है, पानी, जल शुद्ध रूप हिंदी है, हिंदी का जो है शुद्ध रूप है जल। तो जो ये पानी गिरता है, ये जो है इसका सबसे ज्यादा वेग यहीं पर रहता है। तो ये बताइए कि जब पानी इधर वेग से, इतने ज्यादा वेग से आ रहा है, तो वह चट्टानों को तोड़ेगा कि नहीं? अरे जब रस्सी आवत जात निशान पड़ सकता है, तो ये बताइए करोड़ों साल से जो नदियां, अरे गंगा फिलहाल बहुत कुछ दिनों साल, कुछ वर्षों साल पहले, लेकिन उससे पहले जो नदियां थी, जो टेथिस सागर था आपका बना है, उसमें भी नदियां आके मिलती थी अंगारा लैंड से। ये जो है ना, ये जो है पेंजिया पैंथालासा, इसमें इसके ऊपर भी नदियां थी ना, वो नदियां जो है इसमें आके मिलती थी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है, ये जो गिरता है जब, तो इसका जो इतने वेग से आता है ना, इतने वेग से आता है कि यहाँ पे अपने साथ जो चट्टानों को लाता है, तोड़ कर लाता है। तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो इसका पानी रुक जाता है, इसके यहीं पर क्या है कि यहाँ पे पत्थर, जैसे आप ये देखिए, यहां से नदी चलना शुरू हुआ, यहां से नदी चली और यहीं से इसका जो अपना वेग बनाना था, इसको खूब तेजी से कर लिया, इसको जो है खूब तेजी से कर ली। अब यहां से इसका वेग है और यहां पर इसका वेग सबसे ज्यादा है, तो ये तोड़ कर ला रही है क्या, चट्टानों को, बड़ी बड़ी चट्टानों को, जो है बड़े बड़े चट्टान जो है तोड़कर चट्टानों को ला रही है। तो यहां से लाएगी तो यहीं पर पटक देगी चट्टानों को, यहीं पर पटक देगी चट्टानों को। तो जो, अरे जैसे देखते हैं कभी गांव में आपका इंजन चलता है, इंजन जब कभी चलता है तो वो देखेंगे कि जहां पे पानी उसका गिरेगा, मान लीजिए ये इंजन है, मान लीजिए कि ये इंजन है और ये जो उसकी टोटी है, और इस टोटी से इस तरह पानी गिर रहा है, इस टोटी से इस तरह पानी गिर रहा है, तो वहां पर आप देखेंगे कि यहां पे जब पानी गिर रहा है ना, तो जो पानी गिर रहा है यहां पे गड्ढा हो जाता है, और गड्ढा के साथ कुछ ऊंचाई बन जाती है, कंकड़ जम जाते हैं, ये जो है कंकड़ जम जाती है। लेकिन इसके आगे ये जो कंकड़ यहां से इसके आगे नहीं जा पाता है, इसके आगे जो है कंकड़ है नहीं जा पाता है, ये कंकड़ यहीं पर रह जाता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आज मैं बता रहा हूं, आके अभी कभी भी जाके सामने देंगे पानी आप खेतों में। ऐसा तो है नहीं कि आप किसान के बेटे नहीं हैं, अगर आप जिससे पढ़ रहे हैं तो आप किसान के बेटे नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये जो है, नहीं भी किसान के बेटे हैं तो जाके देखिए, ऐसा नहीं है अभी इंजन नहीं देखे होंगे, तो जाके देखिए। इंजन का मतलब जहां से खेतों को पानी देने के लिए दिया जाता है, दूसरा इंजन मत समझ लीजिए आप, एक तो जनरेटर वाला इंजन होता है, वो नहीं जिससे पानी निकाला जाता है, जिसे पंप सेट बोलते हैं, समझ रहे नहीं, वो वाला इंजन। तो ये जो है यहाँ पर गिरता है वो पानी उसका, तो यहीं पे कुछ गड्ढा कर देगा, लेकिन इसके आसपास जो है कंकड़ जमा देगा। हाँ, इसी तरह नदियां भी हैं, यहां पर जब गिरती है ना तो यहां पर गड्ढा बना देती है, तो ये जो गड्ढा है ये अवनमन कुंड है, इसे अवनमन कुंड बोला जाता है। ये जो गड्ढा है इसे अवनमन कुंड बोला जाता है। तो ये चट्टानों को तोड़ के लाती है, यहां पर पटक देती है, यहां पर पटक देती है। जैसे, हाँ ठीक है, अब इसे समझाना पड़ रहा है तो उदाहरण भी तो सोचना पड़ता है ना, कि कौन सा उदाहरण दे जिससे आपको समझ में आ जाए, ये भी तो सोचना है ना। जैसे बहुत से एग्जाम्पल लोग देते हैं, एग्जाम्पल तो बहुत से लोगों का है, अलग अलग तरीके से लोग अपने देखिए, सबका तौर तरीका अलग होना चाहिए। देखिए कोई भी व्यक्ति जो है बिना पढ़े तो आपको पढ़ा नहीं सकता है, आपको अगर वो पढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। जिस व्यक्ति ने किताब लिखा है
वो क्या सोच कर लिखा है, कुछ देखा होगा उसने तभी तो किताब लिखा है। तो जो पढ़ा रहा है आपको, वो जो पढ़ा रहा है वो कहीं पढ़ा होगा तभी तो आपको पढ़ा रहा है। वैसे अन्यथा आपको कोई भी चीजें कैसे बता देगा वो, अन्यथा आपको कोई चीजें इसी तरह तो कोई बता नहीं सकता है। तो ये जो नदी है, ये जो नदी है ना, ये नदी यहां से इतने बेग से आती है, बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ कर लाएगी और यहां पर जमा कर देती है। जब यहां पर नदी चट्टानों को जमा कर देती है तो बहुत दूर तक फैल जाता है, बहुत दूर तक फैल जाता है। अब जो बहुत दूर तक फैल जाता है तो नदियां इन चट्टानों के बीच जो है ना, नदियां दिखाई ही नहीं देती हैं। इन चट्टानों के बीच जो है नदियां दिखाई ही नहीं देती हैं। चट्टानों के बीच नदियां जो है दिखाई ही नहीं देती हैं। ये ऐसा लगता है कि ये ऐसा ही पत्थरों वाला इलाका है, लेकिन इसके अंदर पानी रहता है। जैसे मान लीजिए आप कभी भी देखिएगा, जैसे आप लोगों का घर बनता है, जब घर बन रहा होता है तो आपके घर में गिट्टी आती है, चाहे ट्रक से आए चाहे ट्रैक्टर से आए, जिसको गिट्टी बोलते हैं। गिट्टी ग्रेनाइट की होती है गिट्टी। तो जो वो गिट्टी जो है ना, वही गिट्टी की ही बात कर रहे हैं। कभी गिट्टी पे पानी डालिएगा, 20 बाल्टी भी पानी डाल देंगे ना तो उसके ऊपर कभी नहीं दिखाई देगा। उस गिट्टी के ऊपर वो पानी कभी भी नहीं दिखाई देगा। और जैसे आप कहेंगे कि हम गड्ढा बना के उसमें गिट्टी डाल दे रहे हैं, उसको तो पानी से भर देना, उसकी बात थोड़ा हम कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि यहां से चट्टानें टूट कर आ रही हैं, यहां से चट्टानें टूट कर आ रही हैं। तो ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं ना, तो ये इनका भी तो ऊपर तक उभार होगा कि नहीं। तो जो ऊपर तक इनका उभार होता है तो ये पानी जो है ना यहाँ पर वो उन पत्थरों के नीचे हो जाता है। तो यहां पर नदियां जो है दिखती नहीं है। तो जहां पर नदियां नहीं दिखती हैं और वहां पर बड़े बड़े चट्टान होते हैं, वहां पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, इन्हें कहते हैं भाबर प्रदेश। क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश। इसे भाबर प्रदेश कहते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भाबर प्रदेश किसे कहते हैं, तो जहां नदियां अपना स्थान गिराती हैं, ऊंचे स्थानों से जहां गिरती हैं वहां पे कंकड़ पत्थर का निर्माण करती हैं या काट कर लाती है। तो यही नदियां ही कंकड़ पत्थर का निर्माण करती है ना। कौन? आप तो जाते नहीं निर्माण करने, कि आप चले जाते हैं नदियों का निर्माण करने या पत्थरों का निर्माण करने? आप तो जाते नहीं। नदियां खुद पत्थरों को तोड़ती हैं और जहां तक लाती हैं वहीं तक लाके गिरा देती हैं। तो ये जो है ना, इसके नीचे दिखाई नहीं देता, इसलिए भाबर प्रदेश इसे कहा जाता है। अब भाबर प्रदेश क्यों कहा जाता है? जब नदियां ऊंचाई से पानी को लाती हैं तो उसके साथ कंकड़ पत्थर को लाती हैं। जो जहां कंकड़ पत्थर को लाके गिराती हैं उसके आगे कंकड़ पत्थर नहीं जा पाता है, जिसके नीचे पानी दबा रहता है, जहां नदियां दिखाई नहीं देती हैं वहीं पर पानी भी रहता है। उस क्षेत्र को भाबर प्रदेश कहा जाता है। तो इसे भाबर प्रदेश कहा जाता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि यहां से जो पानी गिरा इसी कंकड़ पत्थर के बीच दबा रह जाएगा, आगे जाएगा ना। ये जो पत्थर है इसके नीचे जो पानी है, जैसे आप मान लीजिए, हम अब तो कर रहे हैं कि जैसे यहां पे नदी है तो आप घर पे आजमा लीजिएगा। आप जो है घर पे आजमा लीजिएगा इस चीज को ना, कि जहां पे गिट्टी रहती है तो वहां पे पानी गिराइएगा, पानी गिरा दीजिएगा और पानी गिरा के देखिएगा कि क्या उसी कंकड़ के नीचे पानी है कि कहीं अगल बगल जा रहा है। ये तो देख सकते हैं ना यार। तो ये देखिएगा कि कंकड़ पत्थर के नीचे जो पानी है वो कहीं इधर जा रहा है, कहीं इधर जा रहा है, कहीं इधर। अक्सर देखिए जियोग्राफी जो है टोटल आप प्रयोग कर सकते हैं, देखिए ना प्रयोग करके। आप हमेशा ना बोल रहे कि आप ज्वालामुखी पैदा करके देख सकते हैं, समझ में है कि नहीं। हम लोग कुछ भी प्रयोग कर देंगे ना, जैसे ऐसी बहुत मैक्सिमम चीजें जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो है पानी इसका इधर उधर जाने लगता है। तो जिधर अपना स्थान पाएगा, जिधर खाल रहेगा उधर ही तो पानी जाएगा ना। तो मान लीजिए कि नदी इधर जा रही है, इधर। जैसे गंगा नदी आपकी बहती है ना, अब यहां से गंगा नदी निकलती है तो खाल इधर जाती है ना, तो इधर जा रही है। मान लीजिए आपकी गंगा नदी जो है, ये जो है आपकी, यहां से मान लीजिए गंगा नदी ही है,
ये इधर से जा रही है, यहाँ तक गई, ये यहाँ तक जा रही है। तो ये जो गंगा नदी है, तो अब यहाँ पर जो है ये जो है कंकड़ पत्थर है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो ये कंकड़ पत्थर को तोड़कर लाई है तो वो जो पत्थर हैं वो बड़े बड़े ही पत्थर हों। ऐसा होगा कि ये बड़े बड़े ही पत्थर हों और ये जो पत्थर आपस में टकराएंगे, ये जो पत्थर हैं ये यहां से जब गिरे होंगे ये पत्थर, ये तो यहां से टूटे होंगे। अब जैसे चट्टाने यहां से नदी आई, यहां से नदी आई और आ रही है और आते आते तो जो पत्थर है लुढ़कते लुढ़कते आए डायरेक्ट यहां से उड़कर यहां पर आ जाएंगे। ये बताइए, आप बता सकते हैं ना कि यहां से जो है यहां से लुढ़केगा। देखिए हम पूरी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। पत्थर जो है मान लीजिए यहां से टूटा पत्थर, इस पर्वत से जो है पत्थर टूटा और ये पत्थर टूटा और ये जो है ये लुढ़कते 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 यहां तक गिरा। हाँ, तो क्या इसमें छोटे छोटे कंकड़ नहीं बने होंगे, बालू रेत नहीं बनी होगी? बनी होगी कि नहीं ये बताइए। हाँ, जो रेत है बालू है वो बना होगा कि नहीं बना होगा ये बताइए। रेत बालू बनेगा। तो इसके आगे जो है, आगे बताइए, क्या ये जो नदी है इतनी ताकत है इसके पास कि ये इन पत्थरों को बहाकर आगे ले जाए? आप बताइए, 60 साल उम्र हो जाएगी आपकी और आपको बोला जाए कि आप 5 तल्ले पर आप नहीं चढ़ सकते हैं, 60 साल उम्र के बाद हाफा छूट जाएगा। गौवा बोलते हैं कि तू हाई काम ना कर पाई तोहरा के हाफा छूट जाएगी, तो आके करे में हाफा छूट जाएगी। इसी तरह बोल रहे हैं, सांस फूलने लगेगी उस 60 साल के व्यक्ति का जो 5वें और 6वें महले पर चढ़ेगा। और अगर हमारी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आपके घर में आपके दादाजी होंगे, दादी होंगी, चाहे मम्मी होंगी, आपके पापा होंगे, और आप देखते होंगे कि 60 साल की उम्र में वो लोग ज्यादातर ऊंचाइयों पे चढ़ना नहीं चाहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? उनकी सांस जो है फूलने लगती है। तो इसकी सांस फूलेगी कि नहीं? नदिया की, जो नदियां पानी ला रही है उसकी सांस फूलेगी कि नहीं? और ये बड़े बड़े पत्थरों को क्या लेके चली जाएगी? क्या बड़े बड़े पत्थरों को क्या ये लेकर चली जाएगी? नहीं ले जा पाएगी। तो ऐसा तो है नहीं कि जो बड़े पत्थरों को नहीं ले जा पाएगी तो वो छोटे छोटे टुकड़ों को नहीं ले जा पाएगी। छोटे छोटे टुकड़ों को ले जाएगी कि नहीं ये बताइए। तो छोटे छोटे टुकड़ों को ले जाती है। तो जो है छोटे छोटे टुकड़े यहां पर आ जाते हैं, जम जाते हैं, यहां पर आके जम जाते हैं और नदियां जो है यहीं से दिखना शुरू करती हैं। ये जो है मैदानी भागों में प्रवेश करता है और छोटे छोटे जो डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं? ये जो मैं बिंदी बना रहा हूं, इसको जो है मैं बिंदी बना रहा हूं और इसे मैं इस तरह गोल गोल बनाया हूं, इसको इस तरह बनाया हूं। तो ये पत्थर है और इन्हीं पत्थरों से टूटकर इस बालू का निर्माण हुआ है, इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्योंकि ये जो नदी है ये पर्वत से गिर रही है और पर्वत से गिरने के बाद जो 11 साल करोड़ पुरानी है उसमें टूटना संभव। मैं बताया हूं, अभी ये बता रहा हूं कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। इसकी नदियां जो है कचरा नहीं बनाती हैं, कचरा नहीं बनाती है। इसीलिए जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं एस्चुरी का निर्माण करती हैं और एस्चुरी का निर्माण करने के बाद यहाँ पर डेल्टा नहीं बनता है। और कभी भी देखते हुए तो यहाँ की जो नदियां हैं नर्मदा, महानदी जो है, इधर बहुत सी नदियां हैं जो है, महानदी, कृष्णा है, कावेरी है, जो जितनी भी नदियां हैं वो ज्यादातर डेल्टा बड़े बड़े नहीं बनाती है। लेकिन आपकी जो ये गंगा नदी है, ये जो आपकी गंगा नदी है ना, ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है और इस ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर। तो ये यहां से यहां तक हिमालय है, पूरे ये जो पूरा हिमालय है ये पूरे इधर तक है, पूर्वोत्तर भारत तक पूरा हिमालय है। हाँ, बताया है कभी कि यहां से यहां तक पूरा हिमालय है। समझा रहे नहीं? तो ये जो है और इसी का भाग है, तो ये भी टूट के ब्रह्मपुत्र नदी टूट के आती है तो ये भी लाती है, गाद ये भी लाती है। तो यहाँ पे जो डेल्टा का बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण होता है। तो क्यों होता है? वो जो रेतीले भागों को काट काट करके ले आती है, फिर बीच में मैदानी भाग पड़ता है मट्टियों को काट लेती है। समझा रहे नहीं? तो ये जो है पत्थर जब आपस में टकराए थे, पत्थर जो है आपस में टकराए, जैसे मान लीजिए आप किसी पत्थर को टक्कर मारिए तो वो जो पत्थर है, मान लीजिए इतने बड़े बड़े पत्थर है, तो उनको जब आपस में टक्कर करेंगे तो वो 2-3 भागों में होंगे। लेकिन कभी कभी देखिएगा कि उनमें जो है बहुत छोटे छोटे कण भी हो जाते हैं। उनमें क्या होता है? छोटे छोटे कण हो जाते हैं। तो उन छोटे छोटे कणों की ये नदियां जो है
बहा ले जाती हैं। आपके दादा जो है 5 तल्ला पे नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन 2 तल्ले पे चढ़ जाते हैं और आराम से शौकत से चढ़ जाते हैं। अब एक समय आता ऐसा आता है कि वो उस पे भी नहीं चढ़ पाते हैं, जैसे नदी आगे आके नहीं चल जा पाती उन कंकड़ पत्थरों को ले जाकर जो अपने साइड साइड में रख देती हैं। समझ आ रहा है? तो ये जो है यहाँ पर ये जो है छोटे छोटे रेतीले को छोटे छोटे जो कणों को लाती है, यहाँ पे जमा कर देती है। और यहाँ पर जो है यहाँ तक तो नदी नहीं दिखती है, लेकिन यहाँ से जस्ट शुरू होता है और नदियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो इस मैदान को कहते हैं तराई मैदान। और यहाँ पर हर समय पानी रहता है और दलदल रहता है। तो जहां पर पानी दलदल, जैसे आप देखें नाली, मशीन आपके घर होगी चापाकल जिसे चापाकल ही बोलते हैं, या तो हम लोग तो गांव में मशीन बोलते हैं, पानी वाली मशीन, समझा है कि नहीं? उसे मशीन या चापाकल ही बोलते हैं। तो उससे जो पानी चलता है, तो आपने देखा होगा कि उसका जो पानी बहकर जाता है आपके घर, शहर वालों को तो खैर देखिए, शहर वालों को भी पता है, जो इनका नाला बनता है तो उनमें कचरा जम जाता है कि नहीं, तो वो समझिए कि दलदल ही है। वो क्या है? दलदल ही है। और जो गांव में आपका पानी जुटता है, तो आप देखिएगा गांव वाले लोगों, हम आप लोगों से बोल रहे हैं क्योंकि गांव वाले ही ज्यादातर पढ़ने वाले होते हैं। तो जो आपको मैं बता रहा हूं कि जो नाली है आपकी मशीन का पानी जो जाता है, तो जो पानी जाता है तो आप देखते होंगे कि एक बहुत बड़े विस्तार में वहां पर जो है पानी भी रहता है और मिट्टी भी रहती है। तो वहां पर जो है पानी हल्का हल्का दिखता है, लेकिन कभी कभी पैरवा जो है आपका रखते हैं तो वो उसमें डूब जाता है और पैरवा में बहुत ज्यादा ऊपर तक मिट्टी लग जाती है। क्या होता है? मिट्टी लग जाती है। तो क्या होगा कि जब मिट्टी तो वो उसे क्या बोलते हैं? उसे दलदल बोलते हैं और उसे तराई मैदान बोलते हैं। उसे तराई मैदान बोलते हैं। तो इसे जो क्या बोलते हैं? इसे तराई मैदान बोलते हैं। इसे जो है तराई बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? भाबर। इसे क्या बोलते हैं? तराई। अब देखिए, जब ऊपर से नदी आ रही है, ये जो है नदी, ये ऊपर से आ रही है, तो बारिश तो होगी कि नहीं होगी? ये नदियां सिर्फ बर्फ पे ही निर्भर रहती है क्या? बताइए, ये जो नदी है क्या सिर्फ बर्फ पर निर्भर रहती है? इतना बर्फ पिघल जाएगा कि पूरा नदी में पानी रहेगा? अरे बारिश की वजह से नदियों में बाढ़ आती है। तो जो बाढ़ आएगी, तो इधर जो मान लीजिए रामू का खेत है इतना बड़ा, इधर श्यामू का खेत है, तो ये बताइए जो बाढ़ है यहां पर पानी आएगा, इसका चढ़ेगा ही, इधर भी चढ़ेगा, इधर श्यामू के खेत में पानी चढ़ गया। तो ये जो है ना, इधर से जब पूरी मिट्टी लाता है, ये जो है इधर से मिट्टी का बकोटते यहां से मिट्टी बकोटता है, ये यहां से पूरी मिट्टी बकोटेगा, यहां से बकोटेगा और इससे जो तोड़ेगा। देखिए, जो मिट्टी का निर्माण होता है ना, वो कंकड़ों से ही होता है। जो कंकड़ है ना, ये इन्हीं से मिट्टियों का निर्माण होता है। ये बहुत करोड़ों साल पहले हुआ था, जो पीसते। अरे आज भी हम अपने खेत की खुद बात बता रहे हैं, आज भी अगर हम अपने खेतों में काम करते हैं ना, तो जो अपने खेतों में काम करते हैं, उस खेत में जब हमारे यहाँ धान की रोपाई होती है, तो उसमें कंकड़ पत्थर है, उसमें जो है कंकड़ पत्थर है। तो ये जो है ना, ये जो है कंकड़ पत्थर लाता है, और ये कंकड़ पत्थर लाता है, जो कंकड़ पत्थर लाएगा, और कंकड़ पत्थर जो है वो पीसते मिट्टियों का निर्माण करते हैं। तो मिट्टियों का निर्माण करते हैं, तो जो इधर से जब जाएगा और मिट्टी जब जाएगी, तो बाढ़ जब आई रहेगी, तो खेतों में पानी चढ़ रहा है कि नहीं? अरे आपके गांव में जब कोई नदी होगी, जो आपके गांव में जो भी कोई नदी होगी, अगर उसमें बाढ़ आता होगा, तो अक्सर आप देखते होंगे कि खेतों में जो है पानी चढ़ गया। तो जो ये पानी चढ़ता है ना, ये मिट्टियों को लाता है। ये जो पानी है मिट्टियों को लाती है, और मिट्टियों को लाती है इन खेतों में पसार देती है। तो जो इस मिट्टियों को लाके पसार देती है, इसे कहते हैं खादर प्रदेश। इसे क्या कहते हैं? खादर प्रदेश। इसे खादर प्रदेश कहते हैं। समझ गया कि नहीं? तो अब बताइए कि ये जो खादर प्रदेश है, ये तो इसको खाद देने की जरूरत होगी कि नहीं होगी, ये बताइए। आप जैसे खेती करते हैं बहुत लोग, हमारा भी खेत है जो नदी के पास ही है। तो धान का जो समय होता है ना, धान का, उसमें ज्यादातर खाद नहीं देना होता है।
उसमें ज्यादातर खाद देखिए कभी कभी तो डूब भी जाता है, कभी कभी क्या है कि डूब भी जाता है ना। तो लेकिन यहाँ पे जो धान में तो अगर बच जाता है तो धान का जो उपज होता है बहुत अच्छा होता है। और नहीं तो उस धान के काटने के बाद जो गेहूं बोया जाता है, जब नदी चली जाती है हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ देखिए देखिए जैसे अगस्त या सितंबर तक, सितंबर से शुरू हो जाता है नदी में पानी आना, अक्टूबर लास्ट तक पानी भर जाता है। और पानी भर जाता है और 15-15 नवंबर तक जो है, 15 या लास्ट नवंबर तक क्या है वो पानी चला भी जाता है, 1 महीना नदी चली भी जाती है। गांव की नदी है, कितना पानी उसमें आता रहेगा। अब गंगा जी का पानी है और गंगा जी की भी नदी तो 1 ही महीना में खरक जाती है गंगा जी। तो यहाँ तो ये अच्छा ये बताइए, गंगा जी की जो नदी है आप पास में देखते हैं तो वहां पे कुछ कुछ ऐसे जो पास में वहां पर रेत रहते हैं, रेतीले टाइप जो खेत होते हैं, तो वहां पे देखते हैं कितनी अच्छी उपज होती है। गंगा के किनारे जो है खरबूजे बहुत अच्छे होते हैं, तरबूजे बहुत अच्छे होते हैं, सब्जियां। हम तो आए हैं एक बार अपने यहाँ गंगा, अपनी यहाँ की जो गंगा है बनारस की, तो इससे पहले एक कैथी है वहां पर हम आए हैं, तो वो जो है वहां पर देखे हैं तो अच्छे अच्छे जो है वहां पर फूलों का भी उत्पादन होता है। फूल जैसे देखिए हमारे यहाँ के कैथी है, बनारस से जब गाजीपुर की तरफ जाएंगे या गाजीपुर से जब बनारस की तरफ आएंगे तो एक कैथी है, वहां पे मार्कंडे महादेव धाम है। मार्कंडे महादेव धाम है जो शिव जी का मंदिर है। तो वो जो शिव जी का मंदिर है उसी के आसपास देखिए जहां भी गंगा जी होंगी वहां पे जरूर रेत का निर्माण होता होगा, क्योंकि गंगा नदी जब चढ़ती है ऊपर, उनका ओवरफ्लो होता है तो मिट्टियों को लाती हैं, और मिट्टियों को लाती है तो रेतों को लाती है, और वही जो रेत होता है उसी को सफेद बालू बोला जाता है। और उसी सफेद बालू से घर का बहुत से गांव में लोग सफैया करवाते हैं। अब तो नहीं करवाते, लेकिन उसका प्रयोग प्रधान लोग ज्यादा करते हैं। अब मिस यूज करना है प्रधान लोगों को, यही तो दिक्कत होता है, प्रधान हो जाने के बाद बहुत गलत करते हैं लोग। अब बताइए सफेद बालू का यूज करते हैं, जहां सफेद बालू का यूज करना हो, जिसे तोड़ना फोड़ना होता है वहां पे करिए ना, लेकिन कौन समझाने जाए। लूट रहे हैं तो लूट रहे हैं। देखिए भारत में एक ऐसा समय आएगा जब क्रांति बहुत अच्छी होगी और इन लोगों को, नेताओं को समझ में आ जाएगा कि किस तरह कार्य करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो है, तो नदी जो है ये गंगा नदी है, जैसे वैसे बहुत सी नदियां, उसी तरह बहुत सी नदियां हैं। तो ये जो नदी है यहाँ पे मिट्टी लाई, इसे टकराई, टूटा, इससे निर्माण हुआ मिट्टी का। तो बारिश जब हुई, तो जब बारिश होती है तो वो जो नदी होती है अपने आप अपने अंदर बहुत से खाद्यों को लेकर चलती है। जैसे जैसे देखिए, अरे बहुत सी चीजों का यहाँ पर जितने भी हर चीज है उसको बकोटते हुए जाती है। अब हम कितना चीज बताएं, मल मूत्र जो भी होता है सब कुछ जाता है, तो वो सब खाद में ही जाता है ना। अरे जो घर की लैट्रिन जो बनाई जाती है, लैट्रिन जो बनाई जाती है उसमें जो होगा आने वाले 50-60 साल 70 साल बाद जो उसका सूख जाएगा, सूख जाने के बाद ना वो उसका खाद में निर्माण होता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो उसी तरह जो मलमूत्र बहकर जाता है, तो ये जो नदियां हैं बहती जाती हैं, बहती जाती हैं, तो बहती जाती है जब, तो ये जो है यहाँ पे जो मट्टी पसारती जाती हैं, तो ये जो इधर आता है जो भाग, ये तो उपजाऊ भाग हो जाता है। तो इसे कहते हैं खादर प्रदेश, इसे कहते हैं खादर प्रदेश। ये भी खादर होगा, हाँ ये जो है खादर प्रदेश बहुत उपजाऊ होता है। और कभी कभी जो नदियां हैं इतना बाढ़ ला देती हैं कि कभी कभी यहां तक पानी आ जाता है, यहां तक। तो इसे भी इसी के साथ खादर कर देंगे, लेकिन हर साल यहां पे नहीं चढ़ पाता है। हर साल इस ऊंचाई तक पानी, और कभी कभी देखते होंगे कि नहीं देखते हैं आज 1 सेंटीमीटर बढ़ा, आज ये अगले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आज 5 सेंटीमीटर, इससे भी पहले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुनते हैं कि नहीं, न्यूज में सुनते हैं ना। तो ये जो रिकॉर्डों का टूटना है ना, तो नदियां कभी कभी चढ़ जाती हैं ऊपर तक। तो इसे भी खादर प्रदेश में गिना जाता है। लेकिन जब नदियां 4-5 साल तक 6 साल तक इधर नहीं आती हैं तो इसे कहते हैं बांगर प्रदेश। इसे क्या कहते हैं, बांगर प्रदेश। इसे बांगर प्रदेश कहते हैं, सुने कि नहीं। अब इसे भी बांगर, जिस साल यहां पर पानी चढ़ेगा तब तो खादर रहता है, लेकिन जैसे ही पानी इसके ऊपर चला गया 4-5 साल तक बाढ़ ही नहीं इधर आई। यहां तक तो आती है लेकिन यहां जैसे नहीं आई, तो इसे कहेंगे बांगर प्रदेश। और इसे भी बांगर प्रदेश, दोनों तरफ होगा ना, तो खादर इसे कहते हैं और इसे बांगर कहते हैं। अब ये बताइए आप, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन होती है, बांगर या भाबर। हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सबसे ज्यादा उपजाऊ क्या होता है, बांगर होता है
या भाबर होता है। हम खादर की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। बांगर पूछ रहे हैं या भाबर पूछ रहे हैं, कौन उपजाऊ होता है बताइए। आपको आपके दिमाग से क्या समझ में आ रहा है आपको? ये जो है ये जो उपजाऊ होगा, इससे अच्छा ये उपजाऊ होगा कि इससे अच्छा ये उपजाऊ होगा, ये बताइए। अरे भाई, ये जो है यहां पर तो कुछ पैदा होगा भी, यहां पर तो पानी उन्हें दे के पैदा भी किया जा सकता है। यहां पे क्या पैदा करेंगे? धान फेंकेंगे, धान का बिया फेंकेंगे, पता नहीं कौन से पत्थर में जाके दब जाएगा। हाँ, और यहां से कौन सा ट्रैक्टर चलाएंगे इतने बड़े थोक पर? इस पे ट्रैक्टर चला सकते हैं बड़े बड़े चट्टानों पर? इतना भी सेंस काम नहीं कर, आपका कॉमन सेंस जो है इतना भी काम नहीं कर रहा है कि इस पे ट्रैक्टर में चलेगा। और यहाँ पे जो बीज छीटेंगे तो क्या इसके अंदर नहीं दब जाएगा? वो होगा पैदा। लेकिन ये जो इस पर है, ये जो पर्वत है, इस पर देखते हैं कभी कभी पेड़ जम जाते हैं। कुछ तो थेथर होता है पेड़वा, कुछ थेथर होता है, वो जम जाता है ऊपर तक। बहुत से ऐसे पर्वतीय वृक्ष होंगे जिन्हें आप जानते होंगे। तो ये जो है पर्वतीय वृक्ष है, लेकिन यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखिए, पूरे दिमाग से पढ़िए कि ज्योग्राफी है क्या। हम ये नहीं इसी 1 2 3 4 भागों में आपको समझा देंगे कि पूरी जो ज्योग्राफी है क्या। एक इंटरव्यू में ये बोला गया है, नो टू इंडिया। अगर आप बड़े लेवल के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें बताया गया है, एक लड़की है जो मतलब एग्जाम दिए, वो टॉप की है। लड़की का नाम हम क्यों बताएं और एग्जाम क्यों बताएं आपको? एक लड़की एग्जाम दिया, इतना बता दे रहे हैं कि लड़की एग्जाम में टॉप की है। और उसने अपने इंटरव्यू में बोला है कि वो जो लड़की है ना, उसने अपने इंटरव्यू में बोला है कि नो टू इंडिया, भारत को जाने। भारत को जाने कैसे? फिजिकली जाने, पॉलिटिकली जाने, इकोनॉमिकली जाने, कल्चरली जाने। कैसा आपका कल्चर है, इकोनॉमी कैसी है, यहाँ का फिजिकल व्यवस्था कैसा है। तो हम आपको फिजिकली बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? फिजिकली। और फिजिकली बता रहे हैं, और फिजिकली में 4 भाग है। फिजिकली हमारे ज्योग्राफी में हमारे भारत के 4 भाग है। पॉलिटिकली का इस तरीके होगा, जैसे राजनेता सब 75 तरीके का भाव बदलते हैं, उसी तरह 4 भाग इसका फिजिकल का। इकोनॉमिक का है, कभी जीडीपी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी किस पे कितना टैक्स लगाना है, किस पे टैक्स घटाना है। चमड़ा पे टैक्स घट गया, चमड़ा पे टैक्स बढ़ गया। अभी आज मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं ना, आज ही बजट पेश हुआ है। आज बजट पेश हुआ, 1 फरवरी है। और जो बजट सत्र शुरू हुआ 31 जनवरी से बजट सत्र शुरू हुआ है। और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना दूसरा पेपरलेस बजट पेश किया है। और इस बजट में जो भी चीजें हैं वो बताई गई हैं। हाँ, तो इकोनॉमिकली जानेंगे अपना, तो इकोनॉमिकली कैसा हमारा भारत है उसको जानिए। वर्ल्ड को जानने से पहले आप अपने इंडिया के बारे में पूरी तरह जान लीजिए। देखिए, जैसे क्या होता है, कुछ चीजें जैसे हैं कि हिस्ट्री जब पढ़ाई जाती है हम लोग को, तो वो कल्चर में आ जाता है, जो है कल्चर टाइप में आ जाता है। वो जैसे पहले की जो संस्कृति पूछी जाएगी, पहले का जो कार्य पूछा जाएगा, तो उस तरीके का अलग है। जैसे पहले की जो यहाँ के हमारे यहाँ की संस्कृति बहुत बुरी भी रही है, बहुत अच्छी भी रही है। देखिए, मेरे माइंड में एक अचानक मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग में एक शब्द चला, संविधान का निर्माण क्यों किया गया, क्या जरूरत पड़ी संविधान का निर्माण करने के लिए। सिर्फ हम भी तो सोच सकते हैं, हमारे बताने का तरीका अलग होगा। से लोग जो सोचे हैं, लोगों ने भी बताया कि संविधान क्यों बनाया गया, क्यों चीजों को बनाया, जरूरत पड़ी संविधान को। तो हमने भी सोचा, तो हम जब सोचे, हम किताब पढ़ रहे थे, पूरी किताब जब पढ़े हैं, तो पूरी किताब पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन निकल के आया, इसी की जरूरत, इसी वजह से हमारे देश को संविधान क्यों बनाने की जरूरत पड़ती है, या किसी अन्य देश को संविधान बनाने की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है? तो अब हम उधर जाने चले गए। अब इधर देखिए, ये जो है खादर और बांगर यहीं पे बता रहे थे। तो ये बताइए कि ये जो बांगर सबसे ज्यादा उपजाऊ होगा कि भाबर? सबसे इन दोनों के कंपैरिजन में तो बांगर सबसे ज्यादा उपजाऊ होगा। हाँ, तो बांगर उपजाऊ है। तो अब देखिए, इस खादर मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी या नवीन मिट्टी। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी या नवीन मिट्टी। इसे कहते हैं बांगर मिट्टी या प्राचीन मिट्टी। समझ आ रहा है नहीं? इसे बांगर कहते हैं या प्राचीन कहते हैं। अब इसे जलोढ़ क्यों कहते हैं, कुछ समझ में आ रहा है? इसे जलोढ़ क्यों कहते हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। इसे जलोढ़ क्यों कहेंगे? हाँ,
इसे जलोढ़ क्यों कहते हैं, इसे नवीन क्यों कहते हैं, इसे प्राचीन क्यों कहते हैं, इसे पुराने क्यों कहते हैं, इसे बांगर क्यों कहते हैं। तो बांगर तो बता दे, लेकिन प्राचीन क्यों कहते हैं ये भी तो सब मामला है, ये सब भी बताना है। इसे एलुवियल सॉइल कहते हैं खादर को, हाँ इंग्लिश में एलुवियल कहते हैं, हिंदी में खादर कहते हैं, नवीन कहते हैं, हाँ तो नवीन कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं, एलुवियल सॉइल को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसे इसलिए जलोढ़ मिट्टी कहते हैं कि ये जो पानी है ना, ये पानी इधर से आया, मिट्टियों को काटते पकोड़ते लाया और ला के जल सहित इस मिट्टी के ऊपर इसको ओढ़ा दिया। क्या किया, मिट्टियों को ओढ़ा दिया। जैसे आपके ऊपर कोई चादर ओढ़ा देता है तो चादर ओढ़ा दिया, इसी तरह इस जल को ओढ़ाकर इसके ऊपर, इस जो खेत के ऊपर जल उड़ा दिया, जिसे कहते हैं जलोढ़। क्या कहते हैं, जलोढ़। आप सोचिए कि हिंदी कितनी अच्छी है। पानी लाई नदी, पानी नदी लाई, और पानी नदी लाई, इधर से लाते लाते यहाँ काटते 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 अपने खाद साथ लाई और यहाँ पर जो है लाके पटक दी। तो इसे क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोढ़। जल को लाके उड़ा दी, इसलिए इसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। समझ आ रहा है कि नहीं, इसलिए इसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और हर साल नहीं लाती है, हर साल नहीं लाती है, इसलिए इसे कहते हैं नवीन मिट्टी, इसलिए इसे नवीन मिट्टी कहते हैं। और जो एलुवियल सॉइल है उस जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, नवीन मिट्टी को, अरे जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। समझ आ रहा है। और ये जो खादर है, बता दिए कि जलोढ़ मिट्टी क्यों कहते हैं। ऐसे प्राचीन मिट्टी क्यों कहते हैं बांगर को, बांगर को देखे दिख रहा है नहीं, बांगर को प्राचीन क्यों कहते हैं, प्राचीन इसलिए कहते हैं, ये जो है यहां पर जो नदी है हर साल अपना मिट्टी लाके जमाती है, लेकिन यहां पर नहीं जमाती है, हर 5-6 साल बाद आती है, तो इसीलिए इसे प्राचीन मिट्टी भी कहता है, कहा जाता है। हाँ, इसे जो प्राचीन मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये बताइए, ये जो खादर है सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन है, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। मिट्टियों का अलग चैप्टर है, वो अलग बताएंगे, लेकिन यहां पर हम पर्वतों को जो काटने का तरीका है, जो नदियों से बनते हैं सब कुछ, वो हम बता रहे हैं। सोचना रहे नहीं, हमको हिमालय पढ़ाना हमको पता है, लेकिन ये जो नदी काटी है इसको, इससे जितना चीजों का निर्माण हुआ है तो हमको बताना पड़ेगा कि नहीं, तो ये बता रहे हैं, तो इसको सुनिए। तो ये जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ एक खादर होता है। अब एक बात बताइए, यहां भी पानी आके जमता है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये जो है यहां भी पानी जमता है, और ये जो है भारत का जो तट है, अच्छा इसको थोड़ा सा यहां पर हम बना देते हैं, इसका सिर्फ तट ही बनाएंगे ना, यहां पे लाइट चमक रही होगी, इसको इधर बना देते हैं, देखिए वहां पर नहीं, यहां पर देखिए, सिर्फ तट बना रहे हैं ना, ये जो है ये देखिए सिर्फ तट है। समुद्र का जो तट है, ये बताइए आप लोग, ये तट है, यहां तक तो पूरा एकदम इसी तरह जलोढ़ मिट्टी, हर समय समुद्र तरखा मारता रहता है। गंगा में तरखा बोलते हैं, जब कोई भी चीज़ चढ़ जाती है इसे ऊपर ना पनिया का, तो उसे कहते तरखा मार रहा है, समझ रहे हैं नहीं। तो ये जो है तरखा, मतलब यहां तक जो है तट जो है ये पानी से हर समय टच में रहता है। तो ये बताइए, यहां की मिट्टी उपजाऊ ज्यादा होगी या यहां की मिट्टी उपजाऊ ज्यादा होगी, बताइए। ये भारत के बीच की बात है, ये जो है भारत के बीच की बात है, मान लीजिए ये भारत की, मध्य भारत की बात है, साफ साफ मानिए मध्य भारत की बात है, ये मिट्टी वाला ये मध्य भारत की बात है। तो ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होगा, यहां भी पानी लगता है, यहां भी पानी लगता है, दोनों में पानी लग रहा है, ये मध्य भारत की बात है, ये जो तट की बात है। तो ये बताइए, ये ज्यादा उपजाऊ होगा या ये उपजाऊ होगा, अब आपको बताना है, ये उपजाऊ होगा या ये उपजाऊ होगा, बताइए कौन उपजाऊ होगा, ये उपजाऊ होगा या ये उपजाऊ होगा। ये उपजाऊ होगा, ये तो उपजाऊ होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा ये बताएंगे हम आपको। अरे बाबू ये देखिए, ये समुंदर है, क्या है, समुंदर, जिसको इंग्लिश में सी कहते हैं, सी मीन समुंदर। तो समुंदर का पानी क्या होता है, खारा,
समुद्र का पानी खारा होता है, तो क्या खारे में आप गेहूं पैदा कर लेंगे? क्या खारे में आप गेहूं पैदा कर लेंगे कि धान पैदा कर लेंगे? तो ये जो है उपजाऊ उतना नहीं होता है जितनी हमारी जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है। यहां पर केरल में ये जो इस समुद्र का जो पानी होता है वो सिर्फ वो जो है केला और नारियल के पेड़ों के लिए अच्छा होता है। तो ये बता दीजिए ना, मध्य भारत में कहाँ नारियल पैदा होता है? होता है क्या कहीं नारियल पैदा? लेकिन केरला में, केरला साइड में, आंध्र प्रदेश साइड में, उधर गोवा साइड में होता है, क्योंकि केला और अरे आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में, देखिए जो दक्षिण भारत के लोग हैं बहुत अच्छी संस्कृति है। हम लोग जो उत्तर भारत वाले हिंदुत्व की बात करते हैं ना, हम पॉलिटिक्स की वजह से हिंदुत्व की बात करते हैं। बहुत बड़ा राजनीति मुद्दा है। देखिए राजनीति का जो असली मतलब होता है ना, वो राजनेता करते ही नहीं है। राजनीति की असली मतलब का जो बात होता है ना, उसे करते ही नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए, जो मेन पॉइंट होता है उसे नेता नहीं करते हैं, इस चीज को मान के चलिए। समझ में आ रहा है नहीं? जिस हिंदू आप नहीं सोचते हैं कभी दक्षिण भारत में हिंदुत्व का चिल्ला चिल्ली होता है क्या जी? लेकिन उत्तर भारत में अरे बाप रे बाप, हिंदू मुस्लिम को मारा, उधर से वो एशिया वो लगता है गड़बड़ाएगा दक्षिण भारत को। वहीं का है ना हैदराबाद का, वो भी ससुरा यह करता होगा वहां, समझे में नहीं आता है। अब वैसे यहां से उत्पन्न हो रहा है कि ये उत्तर भारत में आ रहा है ना, वैसे भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आया है ना। ये जो है, तो ये बताइए यहां पर केला का जो बहुत ज्यादा केला होता है, यहाँ पर केला सबसे वैसे तो भुसावल को माना तो ज्यादा, मतलब वहां भुसावल का केला बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो हम लोग बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो केला है इधर होता है। तो ये जो है वहां पे जो लोग हैं केले के पत्ते पे खाते हैं। हिंदुत्व में केले के पत्ते पे खाना बहुत शुभ माना जाता है। अब देखिए भाई हम तो पंडित है नहीं, हम पंडित के उतने जानकार तो है नहीं। हम भी तो हिंदू हैं, लेकिन हम पंडित के जानकार तो है नहीं। हाँ, पंडित के जानकार तो है नहीं, लेकिन जो हमारा संस्कृति है, संस्कृति हमारी कहती है कि केले के पेड़ पे जो खाने से बहुत संतुष्टि मिलती है। समझा रहे नहीं? और पहले जो हमारे यहाँ के ब्राह्मण लोग रहते थे, वो लोग बिना पत्तल के नहीं खाते थे। और वो जो है केला के पत्तल की बात कर रहा हूं मैं, वो मंगाते थे कि आप मुझे उस केले का पत्तल लाइए। और आप अनेकों सीरीजों में देखे होंगे, मूवियों में, कि जो हमारे पंडित लोग हैं अक्सर दिखाया जाता है कि केले के पत्ते खाते हैं। आज के पंडित लोग ना स्मार्ट हो गए हैं, वो लोग स्मार्ट हो गए हैं भाई। बड़े चांदी के थाली में बोलते हैं खाना खाओ, सोने के थाली नहीं, चांदी के थाली में, जानते हैं? बड़े बड़े लोग कहते हैं चांदी। और सबसे शुद्ध जो चीज है केला का पत्ता, उस पर कभी नाम नहीं लेते हैं। चांदी का बर्तन लाइए, उसमें खाना खाइए। चांदी के चम्मच से किसी कहानी है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाया, ऐसा कुछ है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाया। समझा रहे हैं? तो पंडित लोग हैं चांदी के बर्तन में खाते हैं। और ये जो है दक्षिण भारत वाले लोग हैं, अक्सर आप दक्षिण भारत की मूवी देखेंगे कभी, हम तो अक्सर दक्षिण भारत की मूवी देखते रहते हैं। दक्षिण भारत की मूवी देखेंगे, हमें देखिए दक्षिण भारत का जो कल्चर है ना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। वो लोग बहुत, देखिए वो लोग बहुत खुले दिल के होते हैं दक्षिण भारत वाले लोग। और हमारे भारत में खुले दिल के नहीं, राजनीति की वजह से हमारे यहाँ हो जाता है। अब वहाँ पे देखिए बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, समझ रहे नहीं? बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, पता नहीं कौन कौन से मंदिर है वहाँ पर, समझ आ रहा है? मदुरई में एक मंदिर है, टेम्पल है कोई। देखिए इसमें मंदिरों का ध्यान देखिए, हम इसमें देख रहे हैं ज्योग्राफी पढ़ा में थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते तो हम बताते हैं। वहाँ पे मंदिर देखिए, बहुत से मंदिर है। वहाँ पर जो मंदिर है कौन सा धाम है जी, बहुत प्रसिद्ध है जी वहाँ पे। वो उसका देखिए नाम नहीं दिमाग में, तड़ से देखिए यही गलती होती है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है शायद, समझा? लोटस टेम्पल दिल्ली में, लेकिन मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर है। एक तो कोई और है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उसका जो मंदिर है ना ये इस तरह है, इस तरह है,
और इस मंदिर के ऊपर इस तरह लोटा लोटा लगाया गया है। वहाँ पे बहुत से मंदिर हैं जो तो वो प्रसिद्ध है। तो वहाँ का जो है केले पे लोग खाते हैं, तो वहाँ की जो ग्रेवी होती है ना खानों की, वो ज़्यादा ढील ढाल नहीं होता है। खानों की जो ग्रेवी होती है वो बहुत ज़्यादा ढील ढाल है। तो वहाँ का जो सांभर दाल, अक्सर वहाँ पे सांभर दाल बहुत, मतलब आप भी यहाँ दाल बना सकते हैं, एकदम सूखी दाल बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या 5 लीटर पानी और 1 किलो दाल ला हो गया, दाल बन गई। अरे हम लोग अपने यहाँ जहाँ हम लोग पढ़ते हैं अपने यहाँ, तो हम लोग भी जब खाना बनाते हैं तो एक कटोरी, एक जो डिब्बे में दाल रखते हैं उस डिब्बे से एक ढक्कन डाल लेंगे, उसको डालेंगे, फिर उसको आधा कुकर पानी डालेंगे। आधा कुकर पानी डालने के बाद हल्दी, नमक, प्याज, तेल, मिर्चा और टमाटर, धनिया सब कुछ काट के हो गया फ्राई, काम खत्म। हम लोग बाद में फ्राई करते ही नहीं है। और उसकी यहाँ की जो ग्रेवी है बहुत ढील ढाल होता है, इसीलिए ना उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग देखेंगे तो इतनी चौड़ी थालियों का जो चौड़ा रहेगा, इतना चौड़ा थाली रहेगी और इतनी बड़ी थाली रहेगी, ले लेंगे दाल भात, ये सान की या खाते हैं। अरे यहाँ के खाने के लोग अजब तरीका है। तो ये जो है यहाँ पर केला जो है बहुत ज़्यादा अच्छा उत्पादन होता है, नारियल यही बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, इसीलिए नारियल जो है यहाँ पर उत्पादन होता है। और उत्तर भारत में आके 60 रुपये मिलता है। आप पीते होंगे, हम तो देखिए नारियल नहीं पीते, आज तक पिए भी नहीं कभी। आज 22 साल की उम्र हो गई, अजीब बात है ना, कितना खर्चा कर देते हैं पैसा, लेकिन एक नारियल का पानी तक नहीं पिए आज तक हम। ये हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे लिए, और बहुत बड़ी शर्म की बात भी नहीं है। क्या शर्म की बात, अगर हम नहीं पिए तो क्या दिक्कत है? हाँ 22 साल क्या पूरी जिंदगी बीत गई क्या? नहीं पिए तो नहीं पिए, शहर वाले पीते हैं, शहर वाले पिए, शहर वाले पीते इसलिए कि पूरा एकदम हैंडसम लगना है, हम काले ही ठीक हैं, नहीं चाहिए हमारे ऊपर ये मॉइस्चराइजेशन, नहीं चाहिए अच्छा से। हालांकि हम भी चाहते हैं कि हम भी अच्छे लगे, हाँ, लेकिन अब जो उसने जो रच दिया ना, उस पे अगर खिलवाड़ करेंगे ना तो ऐसा बनाएगा कि फिर बहुत बुरा बना देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वहां की जो ग्रेवी होती है दालों वालों की, दाल की सब्जी उब्जी की ग्रेवी, हमारे यहाँ सब्जियां भी ढुल ढुल बनाई जाती है। हमारे यहाँ सब्जी जो क्या है ढुल ढुल बनाई जाती है ना। और वहां की जो सब्जी है सूखी बनाई जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दाल सब्जी सूखी जो भी बनाया जाता है सब कुछ सूखा, तो उस केले के पत्ते पे खाया जाता है। तो वो लोग वहां हमारे यहाँ के हिंदू धर्म का पालन वो लोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इधर जो पैदा होता है वो खारा पानी की वजह से सिर्फ नारियल और केला ही पैदा होता है, क्योंकि नारियल के पानी के लिए जो समुद्र का खारा पानी हो नारियल ही सिर्फ सह सकता है। और खारा पानी सहकर जो मिठास देता है नारियल ना, आप इससे बहुत ज्यादा सोच सकते हैं कि सोचिए आपकी बुराई लाख लोग कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत लोग बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उन लोगों को और आप अपना काम करते रहिए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे आप उसी नारियल के पानी की तरह मीठे हो जाएंगे। जिस तरह ये नारियल का पानी मीठा है उसी तरह आप भी मीठे हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। और ये समुद्र का पानी वही लोग हैं जो आप पे नमक के पानी की तरह बरस रहे हैं। समझ में नहीं? हाँ, इस चीज को ध्यान रखिए। तो हम बता रहे थे कि ये उपजाऊ होगा कि ये उपजाऊ होगा। तो सबसे ज्यादा कौन उपजाऊ होगा? सबसे ज्यादा ये उपजाऊ होगा। तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। इसीलिए हमारा उत्तर प्रदेश जो है जलोढ़ मिट्टी में आता है। तो बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है, धान का उत्पादन करता है। सुनना है नहीं? पंजाब हमारा है, बहुत गेहूं का उत्पादन करता है, धान का उत्पादन करता है। इधर वाले देखते हैं कितना, कभी सुनते हैं इधर के लोग, आता है इन लोगों का नाम, धान उत्पादन है। लेकिन सबसे ज्यादा नारियल कौन पैदा करता है? केला कौन पैदा करता है? तो ये लोग पैदा करते हैं। सबसे ज्यादा सेव कहाँ पैदा होता है? तो हमारा कश्मीर पैदा करता है सेव। हिमाचल प्रदेश में घाटी है, कुल्लू घाटी, वहां पर सेव। अरे हमारे गांव के आर्मी में है वो, हम भाई अब कनेक्टेड हैं उनसे, हमारे गांव के तो कनेक्टेड रहेंगे ही। तो वहां पे वो जब गए थे तो उनका ड्यूटी उधर ही लगा था। तो उन वृक्षों के बीच में अरे इतने अच्छे अच्छे सेवों का साथ में फोटो लेकर खींच के भेजे थे ना, वाह गजब लगता है। उधर का सीन ही गजब है भाई, इधर घूमने लायक है। अभी मैं हिमालय जो पढ़ाऊंगा आपको, अब आज तो यहीं पे पढ़ा कर रोक दूंगा क्योंकि लगभग 1 घंटे हो गए होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कब से बोल रहा हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ।
हाँ लगभग ये घंटे 4 मिनट नियर अबाउट बता दिया हूँ। ये घंटे 4 मिनट हो गए। ये देखिए, तो ये जो क्या बता रहा है, हाँ ये जो सेब है, ये जो उत्तर भारत है अपना ना, बहुत देखिए हमारा भारत जो विविधताओं का देश है, हर चीज पैदा करता है, बड़े बड़े योद्धाओं को भी पैदा करता है, अच्छे अच्छे खाद्यान्नों को भी पैदा करता है। समझा रहा है कि नहीं? भारत माता के शेर ऐसे ऐसे पैदा हुए हैं जो इस देश को हीरा बना देते हैं। अब कुछ कुत्ते पैदा हो गए हैं, राजनेता जिनको कुत्ता बोला जाता है, कुत्ता, वो पैदा हो गए हैं जो हमारे देश को बर्बाद करने में लगे हैं। भारत देश को इस तरह निचोड़ रहे हैं ना, इस तरह। अरे कौन सा ससुरा नेता ऐसा है जो नेता बनने के बाद उसकी संपत्ति 600, 700, 1000 करोड़ रुपए नहीं हो गई होगी? कौन सा ऐसा ससुरा नेता जो विधायकी से सांसद लड़ा है, 1000 करोड़ उसकी संपत्ति हो गई? अरे चुनाव आयोग को तो ये चाहिए कि आप जिस संपत्ति को दिखाए हैं, उस संपत्ति के बाद आपकी जितनी भी, आपको जितना वेतन मिलता है, उस वेतन का उतना ही वेतन आपके पास रहना चाहिए। अगर उससे पैसा आगे अगर आपके पास हुआ तो आप पे छापा पड़ेगा, इतना ध्यान रखिए। और नहीं तो आप पूरा अपना ब्यौरा लीगली तरीके से दें, नहीं अगर उसके बाद अगर आप लीगली अनलीगली तरीके से बताएं कि हमारा कंपनी यहाँ है, तो तुरंत आपकी पूरी संपत्ति जब्त हो जानी चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, नेता चुनाव आयोग के हैं, चुनाव आयोग नेता का है, समझे? नहीं तो चुनाव आयोग को ये नहीं पता है कि हमको क्या करना चाहिए। चुनाव आयोग को नहीं पता है चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए। अरे आपकी जो संपत्ति है उसको जांच करिए, और 5 साल में आप इतने रुपये कमा लेते हैं कि 5 साल में कितने रुपया मिलता है एक नेता को जी, कि वो 10 फॉर्च्यूनर खरीद लेता है? कितना रुपया मिलता है? हमारे प्रधानमंत्री को 1.5 लाख रुपया मिलता है, हमारे राष्ट्रपति को 5 लाख मिलता है। हाँ 60 लाख रुपया एक साल का, तो हमारे प्रधानमंत्री का 60 लाख हुआ और 3 करोड़ रुपया हुआ। समझा रहा है? 3 करोड़, तो 3 करोड़। और ये जो विधायक लोग हैं 1 लाख मिलता है, 12 लाख, 12 से 60 लाख, 26 लाख की फॉर्च्यूनर मिलती है। तो 10 तो फॉर्च्यूनर रहती है, तो जोड़ लीजिए कितना हुआ, 2 करोड़ की तो फॉर्च्यूनर हुआ रहती है। और 10 को नहीं 20 को फॉर्च्यूनर दे, 4 को लड़कवा लेके चलता है, 4 को पतोहिया लेके चलेगी, 4 को लड़कियां लेके चलेगी, 10 ठो अपने लेके चलेंगे, 4 ठो अपने में ररुआ लेके चलती है। ससुर लोग तुम लोग क्या करते हो जी, क्या करते हो तुम लोग? तुम लोगों के पास इतनी संपत्ति आ जाती है, समझा में नहीं आता है। अब चुनाव आयोग से जांच भी नहीं कराती, और जब जांच होती है तो सब दिखा भी देते हैं। और ये सब छोड़िए, ये तो सब दिखता हुआ संपत्ति है ना, पता नहीं कितना सब 2,500 का 500 करोड़ चुरा के रखते हैं सब, पता ना कैसे, हमको समझा में नहीं आता है। हम तो सुनते हैं तो दिमाग पागल रहता है कि हम लोग तो सुनते हैं, जिस दिन गिनने को मिलेगा पता नहीं, मालिक की कोई कृपा हो, कभी हम लोग भी गिने पैसा उतना हो, कभी मालिक कृपा, बारे मालिक आपकी कृपा जो आप जो करें, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है ना, ये जो है नेताओं का जो काम है वो अजीब है, समझ जाइए। तो हम क्या बता रहे थे, ये बता रहे थे यहाँ पे ज्यादा उत्पादन होता है, शायद यही बता रहे थे या इधर बता रहे होंगे। तो यही भी आप खत्म भी करना है हमको। तो ये जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ है, उपजाऊ दिए भी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा दूसरे क्षेत्र में उपजाऊ है। समझ में आ रहा है नहीं? कहाँ से लेकर गए थे जी हम उसको, बीच में पता नहीं कहाँ से आ गया था, राजनीति का मामला कुछ था वहीं से आ गया। तो ये जो है, हाँ यही शायद खादर बता रहे थे। तो मध्य भारत में जो उत्पादन होता है सबसे ज्यादा वो उत्पादन होता है, और कुछ और भी बता रहे थे, चलिए ठीक है जान लीजिए। तो ये जो है, तो ये इधर जो है ये केला के लिए प्रसिद्ध है, ये घाटियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पे सेव काजू वजू भी ज्यादा उत्पन्न होता है, तो वो जो है प्रसिद्ध है। और अब इतना जो है हम आपको बता दिए कि हम अब उस बात को सोच रहे हैं कि हम शुरू कहाँ से किए थे। बताने को तो बहुत कुछ बताएंगे भी, लेकिन हमको उस बात का जो ध्यान है कि हमने कहाँ शुरू किया था, अब हमको उस बात का ध्यान नहीं आ रहा कि हम कहाँ से शुरू किए थे, लेके कहाँ चले गए हैं। समझा रहे? देखिए कुछ ऐसे ऐसे जो है ना उग्र टाइप का दिमाग आ जाता है बात में, समझ रहा है कि नहीं? उग्र टाइप का बात आ जाती है दिमाग में, तो बताना पड़ता है। करें क्या, बताना जरूरी है भाई, बताना नहीं बताएंगे तो कैसे हमारा देश सुधरेगा? हाँ कैसे बताएंगे नहीं तो फिर कैसे देश सुधरेगा? तो इतना जो है, क्या होता है भाबर, क्या होता है तराई, क्या होता है बांगर, क्या होता है खादर, क्या प्राचीन कौन सी एलुवियल सॉइल,
देखिए मिट्टी जब पढ़ाएंगे तो अलग से पढ़ाएंगे, सब कुछ बताएंगे, काली, लाल, भूरी, लाल, ये जो है खादर, बांगर, जलोढ़, जितनी भी मिट्टी है ना, पीली मिट्टी, करियाई मिट्टी, गोरकी मिट्टी, जो भी सब कुछ पढ़ाएंगे। वो अलग है, लेकिन हम यहाँ पे ये समझाने के लिए कि जो ये पर्वत से काट कर बनी है, इतना चीजों का निर्माण हुआ, इस पर्वतों के नदियों काटने से इतना चीजों का निर्माण हुआ। भाबर प्रदेश का निर्माण पर्वतों की नदियों के काटने से हुआ है, तराई का निर्माण उसी से हुआ है, बांगर, खादर, ये जो है सब कुछ हुआ है। इधर जो है केला वाला, इधर जो सब कुछ पैदा होता है, उत्तर भारत में सेब पैदा होता है, मध्य भारत में बहुत ज्यादा चावल उवल की पैदावारी होती है, बहुत ज्यादा चावल की पैदावारी होती है, और इतना सब कुछ है। अब हम कल जब पढ़ाएंगे तो अब बताएंगे हम आपको। देखिए इसीलिए ब्लू कलर से नहीं लिखते, देखते हैं जा नहीं रहा है जल्दी। ये ब्लैक कलर और रेड कलर जो है अच्छे तरीके से चला जाता है, लेकिन ये जो है ब्लू कलर जल्दी जाता नहीं, जाना पड़ता है। अरे इस समय 1:30 बज रहा होगा जी, 1:30 या 2 रात है इसमें। रात में इसलिए बनाते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहां पे थोड़ा सामने जो है तो कुत्ते उत्ते, यहाँ के लोग भी थोड़ा जो है गांव टाइप थोड़ा लगता है ये एरिया जो है, तो यहाँ थोड़ा सा शोर शराबा होता रहता है, तो इसी में होता रहता है, तो भाई नहीं बनाते हैं। फिर लोग पढ़ते भी, हमारे साथ के भी लोग थोड़ा पढ़ते रहते हैं, तो अब रात में सब कोई सोता है तो रात में डिस्टर्ब करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा जी। अब वो लोग सो रहे हैं तो हम इसमें बना ले रहे हैं अपना, वो लोग सो जा रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए हम अपना ये जो चैनल शुरू किए हैं, कुछ रीजन थे, कुछ रीजन की वजह से हमने शुरू किया। कहीं हम भी सीख रहे थे, लेकिन उस रीजन की वजह से हम ये चीजें शुरू किए हैं, और हम प्लेटफॉर्म अच्छा चुन लिए, ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है। अब पढ़ा रहे तो पढ़ा ही रहे हैं, चल ही रहा है, क्या करें बड़े बड़े से। अब एग्जाम देना, हर टीचर एग्जाम देता है, सिलेक्शन लेता है, सिलेक्शन छोड़ देता है, फिर पढ़ाना शुरू कर देता है, तो हम भी पढ़ा रहे हैं। देखिए तो जो हम आपको कल से पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे अब कल से जो है हिमालय, हमारे भारत में जो है, जो हिमालय है, जो हिमालय है, हम कल आपको पढ़ाएंगे। हमारा हिमालय 4 प्रकार का है, हमारे हिमालय में 4 भाग है। सबसे पहला जो भाग है वो है ट्रांस हिमालय। अब जो ट्रांस हिमालय है, हम इतना बड़ा तो बता दिए, लेकिन ट्रांस हिमालय जो है यहां तक है नहीं, तो ट्रांस हिमालय है कहां तक, इसके ऊपर बना देते हैं, इसके ऊपर हम ट्रांस हिमालय बनाते हैं। ट्रांस हिमालय देखिए यहां से शुरू होगा, ये इधर तक चला जाता है, बताएंगे कल, आज तो बता देते हैं आप लोगों को एक रेखा, ये यहीं तक है, बस यहीं तक आके मिल जाता है, समझ में आ रहा है। ट्रांस हिमालय यहीं तक है, ये ट्रांस हिमालय है, ये जो है दिख नहीं रहा होगा, हम बता रहे हैं क्योंकि लाइट यहीं पे चमक रही है शायद, तो हम बता दे रहे हैं आपको। ये जो हम ब्लू कलर का खींचे, ये दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये हमारा बृहद हिमालय है, ये जो है ट्रांस हिमालय है। इसके बाद जो है ये जो है हमारा लघु हिमालय है, जिसे लघु या मध्य हिमालय कहते हैं। ये जो हमारा है शिवालिक हिमालय है, समझा रहे हैं, ये जो है शिवालिक हिमालय है। तो ये चारों जो हैं, चारों ट्रांस हिमालय में 4 हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये जो है बृहद हिमालय है, जिसपे माउंट एवरेस्ट, छोयू, नंगा, नंदा, ऐसे बहुत सी पर्वत स्थित है जो इस पर है। इस पे भी कंचनजंगा यहाँ पर इस बृहद हिमालय पर स्थित है। आपका ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय है, जिसमें आपकी कुल्लू घाटी है जहाँ सेब पैदा होता है, और जो पर्यटन स्थल है वो मध्य हिमालय ही है, जहाँ पे पर्यटन पे आप जाते हैं अपनी पत्नी के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। यहाँ पे जब जाते हैं घूमने तो कुल्लू मनाली जाते हैं कि नहीं, कुल्लू मनाली अक्सर नाम सुनते होंगे, तो ये यहीं पे है हिमाचल प्रदेश में। ये शिवालिक है, ये तो चढ़ ही रहे हैं, शिवालिक पर्यटन का स्थल नहीं है, शिवालिक पर्वत इस तरह जाति शिल्प है, यही पर्यटन का स्थल है हमारा मध्य हिमालय ही है, सुन में आ रहा है। तो ये जो है कल आपको बताएंगे हम, यहीं से शुरू होगा, यही पढ़ना है 2, 3, 4 महीने तक, जितना दिन तक हम आपको पढ़ा के बता देंगे, समझा रखने। इंडिया मैप में यही से पढ़ाना शुरू करेंगे, लेकिन जो इस पे उत्पत्ति है,
जो कितने दिनों में बना था, कहाँ कहाँ विभाजन है, इसका नाम कितने हैं, कौन से बीच इसका जोन है, ये सब जो है इसमें बताएंगे। ये जो नदियों का काट उठ के बताता है वो अलग उसमें बताएंगे। वो कौन हिमालय कुमायूं है, कौन पंजाब है, कौन असम है, कौन नेपाल है, वो मैप में बताएंगे। समझ में आ रहा है कि? तो यहाँ तक जो है आपको आई होप कि इतना समझ में आया होगा। बीच में जो गड़बड़ हो गया था, बोल गया तो कहीं देखिए हो जाता है कभी कभी, नहीं जैसे बता रहे कुछ दूसरा और तब तक बताने लगे कुछ दूसरा, और जो दिमाग है नेताओं पे जब जाता है दिमाग में, तो पता नहीं क्यों अचानक घूमने लगता है, वो पता नहीं ऐसा कौन सा काम करते हैं वो सब। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है इतना बता दिए हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब इतना समझिए, अब आपको हम अगले क्लास में बताएंगे। अब आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।